हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम आगे का टॉपिक करने जा रहे हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा असेसमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की असेसमेंट कैसे करनी है, किस तरह से इसको कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा हमारा जो है थ्योरी का पोर्शन बच गया था, पहले मैं वो कंप्लीट कराऊंगी, उसके बाद हम प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे। पहले ये इन्होंने बोला है कि असेसमेंट जो है नॉर्मल एक इंडिविजुअल का जैसे असेसमेंट किया जाता है उसी की तरह होता है। बस यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी होती है कि जो इंडिविजुअल का रेजिडेंस स्टेटस है वो अलग होता है एचयूएफ के स्टेटस से। यानी जो रेजिडेंस हमने पढ़ा था रेजिडेंशियल स्टेटस, वो उस बात को असेसमेंट करते हुए ध्यान में रखना होगा। ठीक है, यहाँ पर इंडिविजुअल की तरह का मतलब यही है कि आपने जो भी स्लैब रेट्स यूज़ करने हैं वो स्लैब रेट्स इंडिविजुअल वाले यूज़ करने हैं। जो भी टैक्स रिजाइम है, चाहे आपका ओल्ड टैक्स रिजाइम है चाहे आपका न्यू टैक्स रिजाइम है, तो वो आपने वही यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद है सैलरी पेड टू मेंबर्स ऑफ फैमिली, कि अगर सैलरी जो है अगर पे की जा रही है किसी भी फैमिली के मेंबर को, चाहे वो मैनेजर है, ये मैनेजर का मतलब है करता है, तो उसको जो है इसकी डिडक्शन अलाउ हो जाएगी उसकी टोटल इनकम में से। लेकिन तभी होगी कि अगर मान लो किसी एक पर्सन ने कोई करता है, उसकी फैमिली में उसके जो है बेटे हैं, उसके बेटे को उसने एज अ अपनी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर किसी तरह से सीए रख लिया, और सीए रखने के बाद उसने उसको सैलरी पे करी। अब सैलरी जो है, मार्केट रेट जो है सैलरी का वो चल रहा था, मान लो कि 50,000 रुपीज़ या 70,000 मान लेते हैं। ठीक है, 70,000 चल रहा था। तो उस केस में अगर वो अपने बेटे को यानी अपने सन को 80,000 की सैलरी पे करता है, तो उस केस में जो भी सैलरी एक्सेस पे की जाएगी उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। जो भी सैलरी पे की जानी चाहिए उस पर्सन की सर्विसेज के लिए वो जेन्युइन होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर जब हम एचयूएफ की जो सैलरी पे की जाती है मेंबर्स को एचयूएफ में, तो उस केस में आप किसी भी तरह की एचयूएफ की 50,000 की डिडक्शन, सैलरी की जो 50,000 की डिडक्शन होती है वो एचयूएफ के केस में नहीं दोगे। अगर हम मेंबर्स को सैलरी पे करते हैं तो उनको एम्प्लॉयज़ की तरह ट्रीट नहीं करते हैं एचयूएफ में, तो इस वजह से उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 50,000 वाली नहीं मिलती। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन अर्न बाय अ मेंबर ऑफ एचयूएफ एज डायरेक्टर ऑफ अ पार्टनर। डायरेक्टर या फिर पार्टनर के चलते, मान लो अगर वो जो मेंबर है वो एचयूएफ में एज अ डायरेक्टर है, किसी कंपनी का कोई डायरेक्टर है, उस तरह से काम कर रहा है, या किसी पार्टनरशिप में पार्टनर है, तो उस केस में उस रेम्यूनरेशन जो भी उसने अर्न की होगी वो किस इनकम के अंदर आएगी, यानी वो पर्सनल इनकम के अंदर आएगी या फिर इनकम ऑफ एचयूएफ के अंदर आएगी, उसको हमने देखना होगा। ठीक है, अगर किसी तरह के जो फंड्स हैं एचयूएफ के वो इन्वेस्ट किए जा रहे हैं किसी कंपनी के अंदर या फिर किसी पार्टनरशिप के अंदर, तो किसी भी तरह की रेम्यूनरेशन रिसीव्ड की जाती है किसी मेंबर के द्वारा, एचयूएफ के मेंबर के द्वारा, चाहे वो डायरेक्टर है किसी कंपनी का या फिर पार्टनर है किसी फर्म का, तो उसको किस तरह की इनकम में ट्रीट किया जाएगा, पर्सनल इनकम में या फिर इनकम ऑफ एचयूएफ में। तो पहला केस लेते हैं इनकम ऑफ एचयूएफ का, कि इनकम ऑफ एचयूएफ के केस में अगर मेंबर जो है डायरेक्टर है कंपनी का या किसी तरह से पार्टनर है किसी फर्म का, तो उस केस में अगर वो अपना पैसा एचयूएफ से लेकर, एचयूएफ के अकाउंट से लेकर इन्वेस्ट करता है किसी भी कंपनी के अंदर या किसी फर्म के अंदर, तो जो भी उसको इनकम रिसीव्ड होगी वो इनकम एचयूएफ की मानी जाएगी। ठीक है, क्या बोला मैंने कि अगर कोई मेंबर इन्वेस्ट करता है किसी भी कंपनी के अंदर या किसी भी फर्म के अंदर, लेकिन किसके अकाउंट से लेकर इन्वेस्ट करता है, एचयूएफ के अकाउंट से लेकर, तो उस केस में जितना भी अमाउंट होगा, जो भी उसको रिसीव्ड होगी इनकम, वो सारी की सारी इनकम ऑफ एचयूएफ मानी जाएगी। नेक्स्ट है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम में क्या होगा कि अगर कोई मेंबर, चाहे वो डायरेक्टर है कंपनी का या किसी फर्म का पार्टनर है, तो उस केस में अगर वो जो है इन्वेस्टमेंट अपने पर्सनल कंट्रीब्यूशन से करता है कंपनी के अंदर या किसी फर्म के अंदर, तो उस केस में जो भी उसको इनकम रिसीव्ड होगी वो इनकम पर्सनल इनकम ट्रीट की जाएगी, ना कि इनकम ऑफ एचयूएफ ट्रीट की जाएगी। फिर नेक्स्ट है डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम।
ग्रॉस टोटल इनकम में से किस किस चीज़ की एचयूएफ को डिडक्शन मिल जाती है? अंडर सेक्शन 80C के अंदर मिल जाएगी, 80D के अंदर, 80DD, 80DD-B, 80G, 80GG-A, 80GGC, 80IA, 80IB, 80IBA, 80IC, 80IE, 80JJA, 80JJAA और 80TTA। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्टीशन ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये जो है सेक्शन 171 के अंदर आता है। पार्टीशन का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी तरह से कोई प्रॉपर्टी है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, अगर उसको हम फिजिकली डिवाइड कर सकते हैं तो हम उसको पार्टीशन का नाम देते हैं। लेकिन अगर उसको जो है फिजिकली डिवाइड नहीं किया जा सकता उस प्रॉपर्टी को, तो उसको हम पार्टीशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पार्टीशन का मतलब तो समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास पार्शियल पार्टीशन। पार्शियल पार्टीशन में क्या होता है कि अगर जो फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी जो है वो डिवाइड हो सकती है, उसकी डिवीजन की पॉसिबिलिटी है, तो उस केस में उसका पार्टीशन हो गया। अब पार्शियल का मतलब ये है कि अब जो उनके मेंबर्स हैं एचयूएफ के, तो वो उन प्रॉपर्टी में कितना शेयर लेना चाहते हैं या उनके पास कितना शेयर बिलोंग करता है उनसे। तो जितना शेयर उन पर्सन से बिलोंग करता है, तो वो सारा शेयर हम लोग जब करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल पार्टीशन। वेन सम मेंबर्स ऑफ द फैमिली, अगर कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो अपने आप को फैमिली के स्टेटस से हटाना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं, और कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो नहीं चाहते, तो उनको हम पार्शियल पार्टीशन बोलते हैं कि ये पार्शियल पार्टीशन हो गया है फैमिली का, कि जो कुछ मेंबर्स हैं वो तो फैमिली में रहेंगे और बाकी के मेंबर्स फैमिली के अंदर कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो ये भी क्या हो गया, पार्शियल पार्टीशन। उसके बाद इन्होंने एक नोट में दे रखा है कि अगर कोई मेंबर जो है फैमिली का वो मैरिज करता है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर किसी लेडी से, और जो कि वो लेडी हिंदू नहीं हुई, तो उस केस में जो भी एचयूएफ की उसकी मेंबरशिप होगी वो सीज हो जाएगी, उसको बंद कर दिया जाएगा, उसको मेंबरशिप से हटा दिया जाएगा, लेकिन उसका जो प्रॉपर्टी में शेयर है वो उसको दिया जाएगा। ये जो सेपरेशन है, दिस सेपरेशन ऑफ अ मेंबर, ये पार्शियल पार्टीशन के अंदर नहीं आती, क्योंकि ये सिर्फ एक लॉ को इफेक्ट करती है और लॉ के द्वारा ही इसका सेपरेशन हुआ है। तो यहाँ पर किसी भी तरह से जो है पार्शियल पार्टीशन का केस नहीं बनता। फिर नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट आफ्टर पार्टीशन ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्या प्रोसीजर है असेसमेंट करने का? तो सबसे पहला है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली विल बी असेस्ड एज एन अनडिवाइडेड फैमिली। जब तक वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तब तक असेस्ड होती रहेगी, यानी उसका जो है कंप्यूटेशन, जो उनकी इनकम निकाली जाती है, टैक्स का कंप्यूटेशन निकाला जाता है, वही प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि पार्टीशन नहीं हो जाता फैमिली का, और साथ ही साथ वो पार्टीशन कोई भी असेसिंग ऑफिसर एक्सेप्ट ना कर ले। ठीक है, जब वो एक्सेप्ट कर लेगा पार्टीशन, तो उसके बाद उसकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रोसीजर चेंज हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है, इफ इट क्लेम्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली assessed as undivided that a partition has taken place among the members of such family। यानी यहाँ पर जो मेंबर्स हैं अगर उनका पार्टीशन हो रहा है, तो उस केस में अगर मेंबर्स कहते हैं कि हाँ ये जो है अनडिवाइडेड फैमिली नहीं रही है, इसका पार्टीशन हो रहा है, तो जो असेसिंग ऑफिसर है उसकी इंक्वायरी करेगा, और इंक्वायरी करने के बाद आफ्टर गिविंग अ नोटिस ऑफ इंक्वायरी टू द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, यानी जब इंक्वायरी करेगा तो उनको नोटिस देगा कि इस चीज़ की इंक्वायरी हो रही है कि उसका पार्टीशन हुआ है नहीं हुआ। जब पूरी की पूरी इंक्वायरी हो जाएगी, तो जो असेसिंग ऑफिसर है अपने पास रिकॉर्ड रखेगा उसका, और सारा का सारा जितना भी उसने इंक्वायरी में देखा है, तो वो सब कुछ देखेगा कि किस तरह का पार्टीशन हो रहा है, टोटल पार्टीशन हो रहा है या फिर पार्शियल पार्टीशन हो रहा है उस जॉइंट हिंदू फैमिली का। फिर नेक्स्ट है कि एज पर द इंक्वायरी ऑफ असेसिंग ऑफिसर इफ़ इट इज़ फाउंड दैट द पार्टीशन टुक प्लेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब अगर उन्होंने इंक्वायरी के टाइम पर यह देखा कि प्रीवियस ईयर में पार्टीशन हुआ था, तो जो टोटल इनकम होगी जॉइंट हिंदू फैमिली की, उसका जो असेसमेंट होगा, तो उन्होंने बोला है कि जब तक असेसमेंट होगा डेट ऑफ पार्टीशन तक का वही असेसमेंट होगा। यानी मान लो कि उनका जो है पार्टीशन हुआ था 21 अप्रैल 2021 को, यानी प्रीवियस ईयर में, तो उससे पहले जितना भी टाइम उन्होंने अपना हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में लगाया था, तो उस
पूरे टाइम पीरियड के अंदर जो भी इनकम कंप्यूट की जाएगी, तो उस केस में पूरा प्रोसीजर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का लगेगा। उसके बाद वाला जो प्रोसीजर है, उस केस में जितने भी सेपरेट मेंबर्स हैं, उन सेपरेट मेंबर्स के ऊपर इंडिविजुअल के हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, यानी 21 अप्रैल से पहले पहले तो इनकम एचयूएफ की मानी जाएगी, एचयूएफ के हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा, लेकिन 21 अप्रैल 2020 के बाद जो भी इनकम होगी उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाएगा वो इंडिविजुअल के रेट से लगाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला है कि जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो सेवरली या जॉइंटली लायबल होंगे जितना भी टैक्स असेस्ड हुआ है इनकम टैक्स के अंदर एचयूएफ का। ठीक है, पार्टीशन के बाद जो इनकम होगी वो इनकम ऑफ फैमिली ट्रीट नहीं की जाएगी। इनकम टैक्स ऑन द इनकम ऑफ एचयूएफ इज कंप्यूटेड लाइक इन द केस ऑफ इंडिविजुअल की केस की तरह। और किस तरह से की जाएगी, जितना भी शेयर किसी को पार्टनर को मिला है, को पार्टनर का मतलब है मेंबर को मिला है, उस शेयर के हिसाब से ही उसकी जो है टैक्स कंप्यूटेशन की जाएगी एज इंडिविजुअल स्टेटस। ठीक है, फिर ये रेट्स हैं 2,50,000 पर नील, नेक्स्ट 2,50,000 पर 5%, 5,00,000 पर 20%, बैलेंस 30%, ये हम पहले भी कर चुके थे। और न्यू टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग वही वाले फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, अप टू 2.5 लाख तक नील, फिर 2.5 लाख टू 5 लाख 5%। इसी तरह से हम ये भी रेट्स कर चुके थे। हेल्थ एंड एजुकेशन से सबको पता है 4% का लगता है हमेशा। इसके बाद हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा रही हूँ कि यहाँ पर आपने ये देखना है कि इनमें से कौन कौन से जो है एचयूएफ ट्रीट की जाएगी इनकम एचयूएफ के अंदर, मतलब इनकी इनकम को इंक्लूड किया जाएगा, और कौन कौन से यहाँ पर एचयूएफ नहीं बनते। यानी कि यहाँ पर आपने ये बताना है कि ये जो अगर ये लोग पर्सनस किसी भी एक फर्म को खोलते हैं तो क्या वो एचयूएफ कंसिडर की जाएगी या फिर नहीं की जाएगी। तो पहला है एक विडो मदर और 2 अडल्ट सन। तो हमने क्या पढ़ा था कि 2 पर्सन्स होने चाहिए किसी भी एक फैमिली को खोलने के लिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को। तो एक विडो मदर है और 2 अडल्ट सन है, 3 पर्सन्स हैं, तो ये एचयूएफ माना जाएगा। 2 विडोज हैं, 2 डिसीज ब्रदर्स की, ये भी हमने पढ़ा था, तो उस केस में ये भी एचयूएफ माना जाएगा। एक हस्बैंड वाइफ है जिनके पास कोई बच्चा नहीं है, तो उनकी भी एचयूएफ मानी जाएगी। अगर 4 ब्रदर्स हैं, चाहे उनकी एज कोई सी भी हो, ये वाला माइनर्स हैं, बाकी दो क्या है, मेजर हैं, तो उस केस में ये भी एचयूएफ माने जाएंगे। एक मेल मेंबर है और एक विडो ऑफ डिसीज्ड ब्रदर हैं, तो ये दोनों अगर बिजनेस को खोल रहे हैं यानी एचयूएफ को खोलना चाहते हैं तो ये भी एचयूएफ मानी जाएगी। अंकल और नेफ्यू हैं, 2 पर्सन्स हैं, तो ये भी एचयूएफ माना जाएगा। उसके बाद मदर सन एंड सन्स वाइफ, ये भी एचयूएफ माना जाएगा। अनमैरिड सिस्टर हैं, विडो मदर हैं, ब्रदर हैं, तो ये भी एचयूएफ में कंसिडर किया जाएगा। हस्बैंड वाइफ एंड अनमैरिड डॉटर, ये भी एचयूएफ में होगा। एक विडोड मदर यानी एक ही सिंगल पर्सन है, तो इस केस में हम इसको एचयूएफ कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, सिंगल पर्सन चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, तब भी हम एचयूएफ को कंसिडर नहीं करते हैं। अब देखो, अब हमने क्या करना है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की टोटल इनकम को कंप्यूट करना है। बिजनेस से होने वाली इनकम कितनी है, 5,52,000 लिख दिया। उसके बाद सैलरी रिसीव्ड हुई है किसी मेंबर के द्वारा फ्रॉम हिज सर्विस एल्सवेयर, कहीं और सर्विस कर रहा था, तो 2 लाख की हुई थी, तो हम इसको लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि उसने कहीं और पैसा कमाया है और उसकी वो इनकम एचयूएफ के अंदर इंक्लूड नहीं की जाएगी, वो उसकी पर्सनल इनकम कंसिडर की जाएगी। उसके बाद है डायरेक्टर फीस रिसीव्ड करता है करता फॉर हिज पर्सनल एक्सर्शन उसने बोला है, यानी उसने किसी पर्सनल कुछ बिजनेस वगैरह से उस डायरेक्टर फी को रिसीव्ड किया है, तो उस केस में यहाँ पर जो ये इनकम है ये इंडिविजुअल इनकम कंसिडर की जाएगी, एचयूएफ की इनकम कंसिडर नहीं की जाएगी। एनुअल रेंटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी लेट आउट, एनुअल रेंटल वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, 12,000 रुपीज़ की, तो 12,000 रुपीज़ लिख दिए। बाकी हम क्या करते हैं, जो भी हमारी वैल्यू होती है उसमें से म्यूनसिपल टैक्स जो भी पे किया है वो माइनस करते हैं। 600 हमने माइनस कर दिया, बाकी हमारे पास क्या आ गई, एनुअल वैल्यू आ गई। एनुअल वैल्यू में लेस करते हैं 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, वो लेस करा, डिडक्शन दी तो 7,980 आ गया। अगर हमें कोई इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा होता तो हम उसकी डिडक्शन भी दे देते, लेकिन हमें कुछ भी गिवन नहीं है इस केस में। फिर डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है डोमेस्टिक कंपनी से, ग्रॉस डिविडेंड है, तो इस केस में ये जो इनकम है हमारी अंदर सोर्स की हेड में चली जाएगी। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये आपके कैपिटल गेन के अंदर आ जाएगा। हाफ शेयर एओपी में से मिला है, तो इसका जो शेयर होता है ये एग्जम्प्ट हो जाता है। फिर उसके बाद डोनेशन दी गई हैं, ये आपकी डिडक्शन हो जाएंगी। अब हमने इनकी टोटल इनकम को कंप्यूट करना है। ठीक है, एलटीसीजी
ये हम दोनों ने ले लिए थे। उसके बाद हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम आई थी 5,84,360 की। फिर डिडक्शन एटीजी के अंदर नील है, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो अमाउंट है वो कैश में दिया था और कैश का अमाउंट 2,000 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। उनका अमाउंट 2,000 से ज़्यादा था तो वो क्वालिफाई ही नहीं है डिडक्शन को लेने के लिए। उसके बाद हम टोटल इनकम निकाल लेंगे एचयूएफ की। फिर नेक्स्ट हम करेंगे प्रॉफिट हुआ है फैमिली बिजनेस में से 30,000 का, और इन्होंने क्या चार्ज किया है 6,000 गिवन सैलरी टू करतास ब्रदर हु हेल्प इन द फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस में उसने हेल्प करी है तो उसको वो सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब 30,000 का फैमिली बिजनेस है, 30,000 के फैमिली बिजनेस के अंदर सैलरी इंक्लूड है। बिजनेस इनकम कितनी है 30,000 की, वो ले लिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि इनकम फ्रॉम सेपरेट बिजनेस जो ही है ये तो उसकी इंडिविजुअल इनकम मानी जाएगी, एचयूएफ की किसी भी तरह की इनकम इसमें नहीं होगी। फिर है डायरेक्टर्स फीस जो है वो भी रिसीव कर रहा है करता, और उसका जो है एचयूएफ ने 20% होल्ड करके रखा है, तो 5,000 का 20% निकालेंगे। लेकिन जो डायरेक्टर फीस है रिसीव्ड कौन कर रहा है, करता कर रहा है और अपने पर्सनल एक्सर्शन से कर रहा है, तो उसकी हम इसको पर्सनल इनकम ही कंसीडर करेंगे। उसके बाद इन्होंने बोला कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन पर इंटरेस्ट आपको रिसीव्ड हुआ है 400 का, तो उसको हम ले लेंगे। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 20,800 का, वो ले लेना। उसके बाद डोनेशन गिवन है, इस डोनेशन की हमने क्या करनी है एटीजी के अंदर डिडक्शन देनी है, और चेक से दी हैं तो उस हिसाब से हमने डिडक्शन निकालनी होगी। उसके बाद है कि रेंट दिया हुआ है 15,000 रुपीज़ का, रेंट ले लिया 15,000 का। टैक्स जो म्यूनसिपल टैक्स पे किया वो माइनस करा, एनुअल वैल्यू आ गई, एनुअल वैल्यू में से 30% निकाला। 30% के बाद इंटरेस्ट यहाँ पर दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन 1,800 का, वो ले लिया, माइनस कर दिया। अब इन्होंने नेक्स्ट बोला है, ये रेंट तो लेट आउट था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने सेल्फ ऑक्यूपाइड का भी बोला हुआ है 45,000 का, और इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाती है, बाकी 30% ऑफ एनुअल वैल्यू की कोई डिडक्शन नहीं मिलती। उसके बाद है इंटरेस्ट टैक्स फ्री डिबेंचर्स हैं, यहाँ पे डिविडेंड फॉर इंडियन कंपनी नॉर्मल आप लिख देंगे, ग्रॉस अप करके दी हुई है, और यहाँ पर इन्होंने इंडियन कंपनी की पेमेंट दी हुई है। तो इस केस में कैसे करेंगे, हमारे पास इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स क्या है 9,000 रुपये के हैं, और पेमेंट का जो डेट है वो क्या है 5/5/2020 की। तो हम इसको क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 90 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हमारे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बची है, सिर्फ एक जो डोनेशन की है वो डिडक्शन हमने देनी है। तो ग्रॉस टोटल इनकम हमारे पास निकल कर आ गई 76,350। यहाँ पर एक चीज़ रह गई थी, इंटरेस्ट रिसीव्ड अगर एचयूएफ ने किया है ऑन द अबव फंड्स, एडवांसेस कितना किया है 5,000, तो वो एडवांसेस का यहाँ पर इंटरेस्ट 5,000 का लिया जाएगा। उसके बाद एटीजी के अंदर 50% की डिडक्शन दे देंगे 555 अमाउंट की। अब ये अमाउंट कैसे निकाला इन्होंने, ग्रॉस टोटल इनकम कितनी की थी 76,350 की, इसमें से हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस करा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस करने के बाद हमारे पास कितना आ गया 55,550। तो क्वालिफाइंग अमाउंट क्या होगा 10% ऑफ 5,550 का, और जितना आपने पेमेंट किया है वो जो भी लेसर अमाउंट होगा उसकी डिडक्शन यहाँ पर मिल जाती है। 8,000 पे किया था चेक से, तो इन दोनों में से 10% वाला जो है लेसर था तो उसकी डिडक्शन मिल गई। उसके बाद टोटल इनकम आ गई एचयूएफ की 73,572, इसको फिर इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया है। अब इन्होंने टैक्स लाइबिलिटी निकालने को बोला है साथ ही साथ, तो अब टैक्स लाइबिलिटी वाला एक क्वेश्चन कर लेंगे। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 6,000 पर मंथ, निकाल दिया, लेस कर दिया म्यूनसिपल वैल्यूएशन दे रखा था 50,000 का, तो 10% वैल्यू निकाल देंगे म्यूनसिपल टैक्स की, इन्होंने 10% लोकल टैक्स दे रखा है ना, तो उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस है 2,80,000 रुपीज़ का। उसके बाद शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल गिवन है, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की 2 गिवन है, फिर हमने डिडक्शन देनी है, डिडक्शन कुछ भी नहीं है, टोटल इनकम नॉर्मल निकल कर आ गई। हमने टैक्स पे करना है, टैक्स पे करने के लिए हम वही रूल अपनाएंगे जो हमने इंडिविजुअल में अपनाया था। तो यहाँ पर जितना आया उसमें से हमने LTCG का 20% निकालना है। लॉटरी यानी कुछ भी हमने लॉटरी विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, सॉरी लॉटरी किसी भी तरह से विन की गई है तो उस केस में 30% लगेगा।
लगा दिया टैक्स। उसके बाद यहाँ पर हमने जो भी बचेगा अमाउंट 4,31,900 में से 30,000 माइनस 50,000 करेंगे तो हमारे पास बचेगा 3,50,900। इसके ऊपर नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स लगा देना है। 2,50,000 पर तो निल आ जाएगा। उसके बाद 1,01,900 पर 5% का लग जाएगा। तो ये टोटल कर दिया सारा टैक्स, कितना आ गया 26,095। इस पर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% का, टैक्स लाइबिलिटी बन गई। अब यहाँ पर जो है हम लोग टीडीएस माइनस करते हैं लॉटरी में से और सैलरी वगैरह में से, तो टीडीएस लगा देंगे लॉटरी वाले पर 30% का ही, तो 15,000 माइनस हो जाएगा। तो मेरी नेक्स्ट जो टैक्स लाइबिलिटी है वो बन जाएगी 12,139। फिर इसको राउंड ऑफ कर दिया इन्होंने। अब यहाँ पर जैसे मैंने ये क्वेश्चंस कराए हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस इसी तरह से हैं, आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।